आवाज़ इंडिया टीवी के दर्शकों को मेरी ओर से सादर जय भीम, साधुवाद एवं हार्दिक शुभकामना देने के लिए यह अवसर मुझे बड़ा उचित लगता है, क्योंकि 26 नवंबर को हम लोग संविधान दिवस मना रहे हैं। संविधान हमारे मुक्ति का दस्तावेज माना जाता है। विशेषतः भारत में जो लोग सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक एवं राजकीय दृष्टि से भी जो एक प्रकार के दास्यत्व में जी रहे थे, एक प्रकार से आश्रित करके जी रहे थे, उनके लिए संविधान मुक्ति का द्वार बनकर आया है, मुक्ति का प्रलेख बनकर आया है। संविधान निर्माण की प्रक्रिया 9 दिसंबर 1946 को आरंभ हुई। उसके पहले मई 1946 में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक प्रस्ताव पारित कर यह घोषित किया था कि ब्रिटेन भारत को स्वतंत्रता प्रदान करने वाला है, और भारत ने स्वतंत्रता के पश्चात अपनी राजनीतिक विचारधारा को सामने रखते हुए अपना संविधान निर्माण करना चाहिए। उस संविधान के निर्माण के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट के प्रस्ताव के ही आधार पर एक संविधान समिति निर्वाचित की गई थी। उस संविधान समिति में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, जो संविधान के निर्माता कहे जाते हैं, जो संविधान के रचयिता कहे जाते हैं, जो संविधान के शिल्पकार कहे जाते हैं, वह भी एक सदस्य निर्वाचित हुए थे। खेद की बात यह है कि उनकी कर्मभूमि महाराष्ट्र होते हुए भी वह मुंबई विधानसभा से चुनकर नहीं जा सके, क्योंकि उनके चुनाव का कांग्रेस ने घोर विरोध किया था। परंतु एक अच्छी बात यह थी कि कुछ लोग ऐसे भी थे जो इस समाज के वंचित पीड़ित लोगों की भले की, कल्याण की चिंता करते थे। उनको ऐसे लगता था कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का संविधान सभा में उपस्थित होना अत्यंत आवश्यक है। जोगेंद्रनाथ मंडल जी के हम एहसानमंद हैं, जिन्होंने बाबा साहब को आमंत्रित किया और बंगाल से उन्होंने बाबा साहब को संविधान सभा पर निर्वाचित होने में सहायता की। बाबा साहब बंगाल से संविधान सभा में निर्वाचित हुए। उसके बाद का इतिहास ऐसा है कि उसके बाद में भारत और पाकिस्तान दो देश हो गए। बाबा साहब जहां से प्रतिनिधित्व कर रहे थे वह प्रदेश पाकिस्तान चला गया। बाबा साहब को संविधान सभा की अपनी सीट छोड़नी पड़ी, परंतु फिर से जुलाई 1947 में बाबा साहब संविधान सभा पर पुनर्निर्वाचित हुए। उनका पुनर्निर्वाचन किया गया। उसके बाद में 29 अगस्त 1947 को मसौदा समिति नियुक्त की गई। उस मसौदा समिति में बाबा साहब का चुनाव हुआ। उसके बाद में 30 अगस्त को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मसौदा समिति के अध्यक्ष निर्वाचित हुए, और बाद में बाबा साहब ने संविधान का मसौदा तैयार किया, मसौदा प्रस्तुत किया, और मसौदे को संविधान का अंतिम रूप देने में उन्होंने अपना सर्वस्व योगदान दिया। इसीलिए बाबा साहब को भारत के संविधान का निर्माता कहा जाता है। जब संविधान के निर्मिति की प्रक्रिया शुरू थी, उसी समय में, उसी समयावधि में भारत का विभाजन हुआ। देश दो टुकड़ों में बट गया। एक टुकड़ा पाकिस्तान कहलाया और बचा हुआ भारत भारत के नाम से जाना जाता है। और उस समय विभाजन करने वाली जो शक्तियां कार्यरत थी, वह एक चुनौती बनकर भारत के सामने विद्यमान थी। ब्रिटिश संसद ने जब भारत को स्वतंत्रता प्रदान की, उस समय की स्थिति ऐसे थी कि भारत में करीब 600 से अधिक 653 के करीब संस्थान थे। ब्रिटिश संसद ने घोषणा की थी कि यदि संस्थान चाहे तो पाकिस्तान में विलीन हो सकते हैं, संस्थान चाहे तो भारत में विलीन हो सकते हैं, संस्थान चाहे तो स्वतंत्र रह सकते हैं। इसका अर्थ ये था, यदि संस्थानिक रहते तो भारत के कितने टुकड़े होते यह कोई समझ नहीं पाता था। और ऐसी स्थिति में जब संविधान का निर्माण हुआ तो एक चुनौती थी कि ऐसा संविधान बने जो भारत को एक संग रखे, जो भारत को एकात्म रखे, जो भारत को यूनाइटेड रखे।
डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के सामने ही नहीं, यह संविधान सभा के सामने एक चुनौती थी कि संविधान कैसा होना चाहिए। बाबा साहब संविधान सभा में चुनकर जाने के पश्चात बाबा साहब को पहला भाषण देने का अवसर प्राप्त हुआ 17 दिसंबर 1946 को। संविधान के उद्देश्य का प्रस्ताव रखा गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने उद्देश्य का प्रस्ताव रखा था। उस प्रस्ताव पर एक संशोधन बैरिस्टर जयकर जी ने प्रस्तुत किया था और उस संशोधन पर बाबा साहब अम्बेडकर अपनी बात कहने के लिए खड़े हुए। वहाँ पर उन्होंने भारत के राष्ट्रीय एकात्मता के संबंध में कुछ बातें कही जो बहुत ही महत्वपूर्ण थी। बाबा साहब ये कहते थे कि यह जो प्रस्ताव रखा गया है या इस प्रस्ताव के माध्यम से भारत के अखंडता एकात्मता के संबंध में जो नीति प्रयोजित की जा रही है, उसमें जो प्रांतीय स्वायत्तता का मुद्दा रखा गया है, उसके चलते भारत एकात्म रहेगा, इसके बारे में मुझे शंका है। मैं ये चाहता हूँ कि केंद्र सक्षम रहे, केंद्र समर्थ रहे, केंद्र शक्तिशाली रहे और केंद्र जब तक शक्तिशाली नहीं होगा तब तक भारत अखंड एकात्म नहीं रह सकता। और ये जो एकात्मता की चुनौतियां हैं, इस चुनौतियों का सामना करने के लिए भारत का अखंड होना, एकात्म होना, ये जो चुनौती है, इसके लिए केंद्र सशक्त रहे, इसकी यह जरूरी है, ऐसी बाबा साहब की मान्यता थी। कांग्रेस की हमेशा से ये नीति रही थी कि भाई प्रांत को स्वायत्तता दी जाए, परंतु प्राप्त परिस्थिति में या आगे चलकर भी भारत में कुछ ऐसे तत्व विद्यमान थे। एक तो टुकड़ा हो गया भारत और पाकिस्तान, उसके बाद भी भारत के कितने टुकड़े होंगे किसी को भी कोई समझ में नहीं आ रहा था। ऐसे स्थिति में यदि प्रांत को स्वायत्तता दी जाती है तो भारत अखंड नहीं रह सकेगा, यह बाबा साहब की चिंता थी। जब 29 अगस्त 1947 के प्रस्ताव से जब मसौदा समिति का गठन किया गया और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को मसौदा समिति का सदस्य चुना गया, उसके बाद में 30 अगस्त को दूसरे ही दिन बाबा साहब को मसौदा समिति का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया, चुना गया, तब संपूर्ण संविधान के निर्मित की जिम्मेदारी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पर बाबा साहब पर है। 7 सदस्यों की समिति निश्चित तौर पर थी, इसमें कोई शंका नहीं। परंतु यदि सारी संविधान निर्मित की प्रक्रिया हम लोग देखते हैं, यदि संविधान निर्मित की प्रक्रिया में अलग अलग लोगों ने व्यक्त की हुई प्रक्रिया हम देख लेते हैं, विशेष तौर पर टी कृष्णमाचार्य जी ने बड़े विस्तार से ये बात कही है कि यह संविधान अकेले डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की निर्मित है, इसीलिए इस संविधान के निर्मित का श्रेय डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी को दिया जाना चाहिए। क्योंकि संविधान निर्मित की प्रक्रिया में 2 कार्य महत्वपूर्ण थे। पहला कार्य था मसौदा लिखना, दूसरा कार्य था मसौदा संविधान सभा में प्रस्तुत कर उस मसौदे की प्रत्येक धारा को संविधान सभा में मान्य करवाना, जिसको स्टीयरिंग ऑफ द ड्राफ्ट कहते हैं। और यह दोनों कार्य बाबा साहब ने बड़े ही काबिलियत से पूर्ण किए। इसलिए सारी संविधान सभा एक मत से यह मानती है कि हम लोगों ने मसौदा समिति के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का जो चयन किया, उस निर्णय पर हमें अपने आप पर गर्व है और संविधान सभा यह मानती है कि हमारा यह निर्णय सर्वोपरि था, सर्वोच्च था और बहुत ही भारत की दृष्टि से अच्छा था। संविधान निर्माण की जिम्मेदारी जब डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने स्वीकार की, तब उनके सामने ये चुनौती थी कि भारत अखंड एकात्म कैसे रहें। तब उन्होंने पहली बात जो ये की वह ये की कि भारत का केंद्र, क्योंकि 2 प्रकार की व्यवस्था थी, एक तो केंद्र सरकार थे और दूसरे राज्य थे। पहले उनको प्रांत कहा जाता था, बाद में उनको राज्य कहा गया। तो केंद्र और राज्यों के संबंध कैसे हो, यह पहली बात थी जिसके आधार पर भारत एकात्म अखंड रह सकता था। संविधान के निर्मित के प्रक्रिया के बाद भी आज भी भारत में अनेक विघटनकारी तत्व विद्यमान हैं। उस समय में सबसे महत्वपूर्ण तत्व जो विद्यमान थे वो तत्व थे प्रांतीयता, प्रांतवाद वगैरह वगैरह वगैरह। किसी भी देश को
अखंड रखना है तो कुछ चीज़ों की चिंता करना जरूरी है। भारत के संबंध में यह कहा जाता है कि भारत एक प्लूरल सोसाइटी है। विविधता जिस समाज व्यवस्था में उसको प्लूरल सोसाइटी कहा जाता है। भारत एक प्लूरल सोसाइटी है, विविधता रखने वाला समाज है। इसका अर्थ यह है कि भारत में अलग अलग धर्म हैं। भारत में हिंदू धर्म है, भारत में मुस्लिम धर्म है, भारत में क्रिश्चियन धर्म है, भारत में बौद्ध धर्म है, भारत में पारसी धर्म है, भारत में जैन धर्म है। ये 6 धर्म भारत के प्रमुख धर्म माने जाते हैं। धर्म के आधार पर प्रत्येक समाज की एक अपनी संस्कृति है, जिसको हम कभी हिंदू संस्कृति कहते हैं, क्रिश्चियन संस्कृति कहते हैं, मुस्लिम संस्कृति कहते हैं, बौद्ध संस्कृति कहते हैं, और इस प्रकार से अपने अपने धर्म के आधार पर एक सांस्कृतिक अस्तित्व भी निर्माण होते रहता है। उसी प्रकार से प्रत्येक धर्म एक भाषा से भी जुड़ा हुआ है। जैसे हिंदू कहते हैं कि हमारी भाषा संस्कृत है, मुसलमान कहते हैं कि हमारे धर्म की भाषा उर्दू है या फारसी है, बौद्ध कहते हैं कि हमारी पाली भाषा है। तो ये जो तत्व हैं, ये तत्व एक प्रकार से विघटनकारी तत्व माने जाते हैं। और विशेष तौर पर यदि जो धर्म किसी भी समाज में अल्पसंख्यक धर्म है, यदि उनको ऐसा लगता है कि जो बहुसंख्यक लोगों का धर्म है, वो धर्म, उनका धर्म, उनकी संस्कृति, उनकी भाषा को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान नहीं करता है या उनके ऊपर आक्रमण कर कर उनको नष्ट करने का प्रयास करता है, तो यही तत्व विघटन के बीज बोते हैं और एक विघटनकारी शक्ति करके सामने आते हैं। उसके बाद में कुछ तत्व ऐसे होते हैं कि जिनको ऐसा लगता है कि इस देश में हमारे लिए अपने विकास के पर्याप्त अवसर उपलब्ध नहीं है, पर्याप्त साधन उपलब्ध नहीं किया जा रहा है, हमें दमित किया जा रहा है, हमारा शोषण किया जा रहा है। यह तत्व भी एक प्रकार से विघटनकारी तत्व के नाम से उभर कर सामने आते हैं। तीसरा सबसे बड़ा तत्व है प्रांतीयता। आज भी भारत 2 भागों में विभाजित है, ऐसा माना जाता है। उत्तर भारत जो प्राय हिंदी स्पीकिंग बेल्ट है, ऐसा माना जाता है, हिंदी भाषी बेल्ट है, ऐसा माना जाता है। दूसरा जो भारत है वह दक्षिण भारत कहलाता है, जो नॉन हिंदी स्पीकिंग बेल्ट माना जाता है और हिंदी भाषी बेल्ट माना जाता है। आपको मैं एक बात बता दूं कि हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है। इस राष्ट्रभाषा हिंदी को स्वीकार करने में और हिंदी भाषा के साथ देवनागरी लिपि का स्वीकार करने में संविधान सभा में बहुत अधिक वाद विवाद हुआ था। कांग्रेस के अपने ही पार्टी में हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का प्रस्ताव केवल एक मत से पारित हुआ था, क्योंकि दक्षिण के राज्य मानते हैं कि हमारी भाषा अलग है, हमारी संस्कृति अलग है और हिंदी हम पर आरोपित नहीं की जानी चाहिए। जैसे तमिलनाडु में तमिल भाषा है, आंध्र में तेलुगु भाषा है, कर्नाटक में कन्नड़ भाषा है और केरला में मलयालम भाषा है। यह भाषाएं अपना अलग अस्तित्व मानती हैं और इस आधार पर हमारी द्रविड़ संस्कृति है, ऐसा माना जाता है। और ये एक विघटनकारी तत्व के रूप में उभर कर आ सकता था यदि संविधान में प्रत्येक ऐसे तत्व को जिससे विघटन होने की संभावनाएं विद्यमान हैं, उनके लिए पर्याप्त संरक्षण की व्यवस्था यदि नहीं की जाती थी तो यही तत्व विघटनकारी तत्व हो सकते थे। भारतीय होने के नाते हम बड़े गर्व से ये कहते हैं, बड़े अभिमान से ये कहते हैं कि विविधता में एकता हमारी शक्ति है। कौन सी विविधता? धर्म के आधार पर विविधता। कौन सी विविधता? संस्कृति के आधार पर विविधता। कौन सी विविधता? भाषा के आधार पर विविधता। कौन सी विविधता? प्रांत के आधार पर विविधता। यह विविधता होते हुए भी भारत एक है और उस पर गर्व महसूस करता है। इसलिए भारत ये कहता है कि विविधता होते हुए भी एकता है, यह हमारी शक्ति है। यूनिटी, इंटीग्रिटी इन प्लूरलिटी। हम प्लूरल है परंतु फिर भी एक है। इसका कारण संविधान और संवैधानिक प्रावधान है।
पहला ही शब्द लीजिए प्रास्ताविका का, हम भारत के लोग, इसमें कोई भी भेदभाव नहीं किया गया है। सारे ही भारतीय, वो उत्तर का हो दक्षिण का हो, हिंदू हो बौद्ध हो मुसलमान हो, कोई भी भाषा बोलने वाला हो, संविधान किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव किसी में भी नहीं करता। इसलिए वो चाहे तमिलनाडु का हो वो भी कहता है कि मैं भारतीय हूँ, वो चाहे नागालैंड का हो वो भी कहता है मैं भारतीय हूँ, वो चाहे महाराष्ट्र का हो वो भी कहता है मैं भारतीय हूँ, वो चाहे बंगाल का हो वो भी कहता है भारतीय। क्यों कहता है? ये भारतीयता किसने दी? ये भारतीयता किसकी देन है? ये भारतीयता संविधान की देन है। ये भारतीयता संविधान की देन है और इस भारतीयता के चलते हम भारतीय हैं, इसका हमें अभिमान है। और यही भारतीयत्व, यही भारतीयता हमें एक दूसरे से जोड़कर रखती है। और इसीलिए बाबा साहब ने संविधान में प्रावधान किया कि केंद्र में केंद्र शासन होगा, राज्यों में राज्य शासन होगा। संविधान सभा में जो चर्चाएं हो रही थी, जो डिबेट हो रहे थे, वहां पर यह कहा गया था कि अमेरिका भी फेडरल स्टेट है, संघीय राज्य है, भारत भी संघीय राज्य बनना चाहता है, परंतु अमेरिका में संघीय राज्य होने के बाद भी दो प्रकार की नागरिकता विद्यमान है। एक नागरिकता केंद्र की नागरिकता है, दूसरी नागरिकता राज्य की नागरिकता है। प्रत्येक राज्य ने अपने राज्य के नागरिकों के लिए अलग नागरिकत्व प्रदान किया है और उसके चलते उस राज्य में उस नागरिक को कुछ विशेष अधिकार और प्राधिकार दिए गए हैं। जब बाबा साहब के सामने प्रश्न आया तब बाबा साहब ने यह कहा कि मैं जानता हूं कि अमेरिकन संविधान में क्या प्रावधान है, परंतु भारत एकात्म रहे, भारत अखंड रहे, इसलिए मैं यह प्रावधान संविधान में नहीं रखूंगा। मैं एक ही नागरिकता रखूंगा और वह केंद्र की नागरिकता होगी, राज्य की अलग से नागरिकता नहीं होगी। और एक ही नागरिकता होने की वजह से सारे ही नागरिकों को संविधान प्रदत्त समान अधिकार प्रदत्त किए जाएंगे, समान अधिकार दिए जाएंगे, किसी भी प्रकार से भेदभाव नहीं किया जाएगा, चाहे वो किसी भी राज्य का हो, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, चाहे वो किसी भी पंथ का हो, या चाहे वो कोई भी भाषा बोलने वाला हो। समान नागरिकता यह हमें जोड़ने वाला तत्व है, यह हमें जोड़ता है। दूसरा सबसे महत्व का तत्व यह है कि केंद्र यह समर्थ सशक्त केंद्र है। वैसे तो नॉर्मल सिचुएशन में, सामान्य परिस्थिति में केंद्र के अपने अधिकार हैं, केंद्र का अपना कार्यक्षेत्र है, राज्य के अपने अधिकार हैं, राज्य का अपना कार्यक्षेत्र है। 7वीं अनुसूची में केंद्र के क्या अधिकार कर्तव्य होंगे, क्षेत्र होगा, केंद्र किस एरिया में किस क्षेत्र में कानून बना सकता है, वो विषय दिए गए हैं। और राज्य की दूसरी सूची जो है उसमें राज्य के विषय दिए गए हैं। एक समान सामयिक सूची भी दी गई है जिसमें केंद्र और राज्य दोनों में आता है। इसका अर्थ यह है कि उन विषयों में राज्यों को स्वायत्तता दी गई है। परंतु आपात समय का प्रावधान यह है कि केंद्र राज्य का शासन अपने अधिकार में ले सकता है। इसलिए कोई भी राज्य में किसी भी प्रकार की आपात स्थिति निर्माण होती है तो केंद्र उस राज्य का प्रशासन अपने स्वाधीन कर सकता है। इसलिए भारत को अखंड रखने में यह आपातकालीन प्रावधान हमेशा से सहायता करते हैं। अमेरिका के संविधान में राज्य को केंद्र से अलग होने की अनुमति है, क्योंकि वहां राज्यों ने एकत्रित आकर केंद्र का गठन किया है। परंतु भारत में ऐसी स्थिति नहीं है, इसलिए किसी भी राज्य को केंद्र से अलग होने की अनुमति नहीं है। तो राज्य को अलग होने की अनुमति नहीं है, राज्य का अलग संविधान नहीं है, राज्य एक ही नागरिकत्व राज्य को दिया गया है, राज्य और केंद्र का अलग अलग नागरिकत्व नहीं है, सबको समान अधिकार है। और इसीलिए और आपातकाल में केंद्र राज्य का प्रशासन अपने स्वाधीन कर सकता है। इसलिए कोई भी राज्य किसी भी कारणवश केंद्रीय संघ से अलग नहीं हो सकता।
दूसरा महत्व की जो घटक है, दूसरा महत्व का जो फैक्टर है अलग होने का या विघटन का, वो धर्म है। मैंने शुरू में ही कहा है कि भारत में 6 प्रमुख धर्म हैं, हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध, ईसाई, जैन, पारसी और सिख। इनको भी हम मिला लेते हैं। ये 7 प्रमुख धर्म भारत में हैं। उसमें से हिंदू धर्म यह बहुसंख्यकों का धर्म माना जाता है, तो बाकी के सारे धर्म अल्पसंख्यकों के धर्म हैं। और ये समझ लीजिए कि दुनिया में जितने भी राष्ट्रों का विघटन हुआ है, उन राष्ट्रों के विघटन का एक तत्व अल्पसंख्यक धर्म रहा है। जहां अल्पसंख्यक धर्म को ये महसूस होता है कि बहुसंख्यक का धर्म हमारे धर्म पर, हमारे संस्कृति पर, हमारे भाषा पर आक्रमण करता है और हमें अपने धर्म के अनुसार जीवन जीने का स्वतंत्रता नहीं है, हमारे अधिकारों पर अतिक्रमण होता है, तो वहाँ पर वो धर्म अपने लिए विघटन की, अलग स्थान की मांग करता है। पाकिस्तान का निर्माण हमारे सामने उदाहरण है। पाकिस्तान का निर्माण इसीलिए हुआ क्योंकि मुस्लिम लीग यह कहती थी कि हमें हिंदू के राज्य में नहीं रहना है, हम हिंदू के राज्य में नहीं रहना चाहते, हिंदू हम पर राज करे यह हमें मान्य नहीं है, हमें पाकिस्तान दे दो। तो इस उदाहरण को सामने रखकर बाबा साहब के सामने चुनौती थी कि इसका सामना कैसे किया जाए। तो इसके लिए जो प्रावधान है उसका जिक्र मैं करना चाहूँगा। प्रावधान इस प्रकार से है। सर्वप्रथम तो ये मानकर चलिए कि हमारा संविधान धर्मनिरपेक्ष संविधान है, सेक्युलर संविधान है। जब संविधान की चर्चाएं चल रही थी तब सेक्युलरिज्म पर, धर्मनिरपेक्षता पर बहुत चर्चा हुई, परंतु बाबा साहब ने भी जानबूझकर धर्मनिरपेक्षता यह शब्द संविधान की प्रस्ताव में नहीं रखना चाहा। उनको लगा कि सारा ही संविधान धर्मनिरपेक्ष होने की वजह से यह शब्द वहाँ रखना कोई आवश्यक नहीं है। आपकी जानकारी के लिए मैं ये बता देना चाहता हूँ कि 1976 में 42वें संविधान संशोधन के तहत जब श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, उस समय में 42वें संविधान संशोधन के तहत धर्मनिरपेक्ष समाजवाद यह 2 शब्द संविधान की प्रास्ताविका में जोड़े गए। धर्मनिरपेक्षता अर्थ क्या है? धर्मनिरपेक्षता का अर्थ यह है कि संविधान धर्मनिरपेक्ष है और संविधान के आधार पर निर्मित शासन प्रशासन भी धर्मनिरपेक्ष होगा। इसका अर्थ समझ लीजिए, बहुत जरूरी है इसका अर्थ समझना। संविधान को धर्मनिरपेक्षता का अर्थ सर्वधर्मों के प्रति समभाव यह अभिप्रेत नहीं है। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ यह है कि राज्य किसी भी धर्म को, राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, राज्य का कोई धर्म ग्रंथ नहीं होगा। मैं धर्म ग्रंथ का उल्लेख इसलिए कर रहा हूं कि अभी कुछ दिन पहले जो लोग संविधान का विरोध करते थे, जो लोगों के धर्मगुरु संविधान को भारतीय संविधान मानने के लिए तैयार नहीं थे, उन्हीं लोगों के पार्टी के प्रधानमंत्री के उम्मीदवार यह कहते हैं कि राज्य का एक ही धर्म ग्रंथ है और वो धर्म ग्रंथ भारत का संविधान है। बड़ी अच्छा लगता है कि जब ये लोग इस प्रकार से संविधान के प्रति अपनी भावना को व्यक्त करते हैं। कहने का अर्थ यह है कि राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, राज्य किसी धर्म को प्रोत्साहन नहीं देगा, राज्य किसी धर्म को दमीद भी नहीं करेगा। राज्य आगे ये कहता है कि व्यक्ति के जीवन के 2 अंग हैं, एक अंग पारमार्थिक है, एक अंग आध्यात्मिक है, जो ईश्वर अल्लाह के मानने वाले जो हैं उससे संबंधित है, उसकी पूजा उसकी श्रद्धा से संबंधित है, और दूसरा अंग जीवन का भौतिक अंग है। धर्म ने उसी अंग का नियमन करना चाहिए जो ईश्वर है, अल्लाह है, धर्म की चर्चा है, धर्म का आचरण है, आध्यात्मिकता है, इसका नियमन नियंत्रण धर्म करे। बाकी सारी भौतिक चीजें जो है जीवन की, उसका नियमन नियंत्रण राज्य करेगा। तो संविधान
धर्मनिरपेक्षता के तत्व के आधार पर व्यक्ति के जीवन के दो अंग मानता है, एक धर्म से संबंधित अंग और दूसरा भौतिक जीवन से संबंधित अंग। और राज्य भौतिक जीवन से संबंधित अंग का नियंत्रण नियमन करना चाहता है, वो धार्मिक जीवन में हस्तक्षेप नहीं करना चाहता। इसलिए संविधान ये अपेक्षा करता है कि तुम कोई भी धर्म के मानने वाले हो, तुम अपना धर्म अपने घर में रखो। बाहर जब भी आते हो तुम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध नहीं हो, तुम भारतीय हो। और भारतीय होने के नाते तुमने दूसरे व्यक्ति के साथ में भारतीय समान व्यवहार करना चाहिए, भारतीय जैसा व्यवहार करना चाहिए। तो इस धर्मनिरपेक्ष के तत्व के चलते भारत में धार्मिक आधार पर विघटन की प्रक्रिया कभी भी आगे नहीं बढ़ सकती, बढ़ेगी भी नहीं, क्योंकि धर्मनिरपेक्षता का स्वीकार करने के बाद संविधान ने धर्म का स्वातंत्र्य भी दिया है। संविधान धर्म को नकारता नहीं, संविधान धर्म के प्रति नकारात्मक नहीं है, राज्य धर्म के प्रति नकारात्मक नहीं है, राज्य धर्म को नकारता नहीं। राज्य मानता है कि ये तुम्हारा चॉइस है, राज्य मानता है कि ये तुमको सोचना है कि तुम्हें धर्म आवश्यक है या नहीं। यदि तुम आवश्यक है ये मानते हो तो हम तुम्हें धर्म के स्वातंत्र्य का अधिकार देते हैं। धर्म के स्वातंत्र्य का अधिकार का अर्थ ये है कि तुम तुम्हारे धर्म को मान सकते हो। प्रास्ताविका में कहा गया है कि पूजा का स्वातंत्र्य, विश्वास का स्वातंत्र्य, श्रद्धा का स्वातंत्र्य दिया गया है। और उसके बाद में धारा 25 में ये कहा गया है कि प्रत्येक भारतीय को अपने धर्म के आचरण का स्वातंत्र्य होगा। इसी के साथ साथ प्रचार प्रसार का भी स्वातंत्र्य दिया गया है। परंतु अल्पसंख्यकों के धर्मों को, अल्पसंख्यक धर्मों को कुछ विशेष सुविधाएं दी गई हैं, कुछ विशेष सुविधाएं दी गई हैं। वो सुविधाएं ऐसी हैं कि यदि अल्पसंख्यक चाहे तो उनकी अपनी शिक्षा संस्थाएं हो सकती है जो अपने उनके धर्म की शिक्षा दे सकती हैं, उनकी अपनी अन्य संस्थाएं हो सकती हैं जो संस्थाएं उनकी भाषा संस्कृति के विकास के लिए कार्य कर सकती हैं। और शासन प्रशासन अनुदान देते समय धर्म के आधार पर किसी प्रकार का भी भेदभाव नहीं करेगी। मतलब देखिए, धर्म, यह जान लीजिए कि धर्म विघटन का सबसे बड़ा कारण हो सकता था, हुआ है इतिहास में। भारत के 56 साल के इतिहास में, संविधान के लागू होने के बाद में इतने सालों के इतिहास में भारत इस विघटन 63 साल के इतिहास में भारत धर्म विघटन का कारण इसलिए नहीं हुआ कि संविधान ने धर्म निरपेक्षता दी है, इसलिए नहीं हुआ कि संविधान ने धर्म का स्वातंत्र्य दिया हुआ है, इसलिए नहीं हुआ कि अल्पसंख्यकों को संविधान ने सुरक्षा दी है, इसलिए धर्म का कारण नहीं है, धर्म के कारण पर विघटन नहीं होगा। तीसरी बात जो है कि समाज में विघटन एक और कारण से होता है और वो कारण है सामाजिक आर्थिक शोषण, सामाजिक आर्थिक पिछड़ापन। जो वर्ग ये मानते हैं कि इस व्यवस्था में हमें दमित किया है, शोषित किया है, पीड़ित किया है, हम अलग होना चाहेंगे। परंतु भारत के संविधान में कुछ प्रावधान ऐसे हैं जो शासन को, प्रशासन को यह दायित्व देते हैं कि इनके विकास की जिम्मेदारी तुम्हारी है। यदि इनका विकास नहीं हुआ तो यह तत्व विघटनकारी तत्व करके सामने आ सकते हैं। उदाहरण के तौर पर यह भी लोग हैं, यह भी अधिकार के उतने ही अधिकारी हैं जितने आम लोग हैं, परंतु साथ ही संविधान यह कहता है कि न्याय, आर्थिक, सामाजिक, राजकीय, समान अवसर और समान दर्जा, सोशल इक्वालिटी एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी एंड इक्वल स्टेटस, ये जो बातें हैं यह संविधान में हर एक आदमी के लिए उपलब्ध होनी चाहिए। इसके अलावा परंपरा से समाज में जो पिछड़े हुए वर्ग थे, जिनको हम अनुसूचित जाति कहते हैं, जिनको हम अनुसूचित जनजाति कहते हैं, जिनको हम पिछड़े वर्ग कहते हैं, इनके विकास के लिए पर्याप्त अवसर मिले, इसलिए भी संविधान में प्रावधान किए गए हैं। कभी कभी यह होता है
कि शासन प्रशासन इन लोगों की तरफ उचित ध्यान नहीं देता और इसीलिए आज समाज में आर्थिक पिछड़ेपन के चलते, सामाजिक पिछड़ेपन के चलते, शैक्षणिक पिछड़ेपन के चलते या शासन को धर्मनिरपेक्षता तत्व उचित ढंग से समझ में नहीं आया इसलिए और उस पर उचित कार्रवाई नहीं होती, इसलिए कभी कभी विद्रोह दिखता है, कभी कभी उद्रेक दिखता है, कभी कभी असंतोष दिखता है। परंतु संविधान में इसके पर्याप्त प्रावधान है कि इसके चलते यह सारी बातें नहीं होनी चाहिए। मैं राष्ट्रीय एकात्मकता की दृष्टि से संविधान में जो अलग अलग प्रावधान किए गए हैं उसका भी जिक्र करना चाहूँगा। सर्वप्रथम मैंने कहा कि समान नागरिकता यह एक ऐसा तत्व है जो भारत को एकात्म करके रखता है। दूसरा सबसे बड़ा तत्व यह है कि भारत में जो न्याय व्यवस्था है वो न्याय व्यवस्था केंद्रीकृत न्याय व्यवस्था है, एक ही प्रकार की न्याय व्यवस्था है जो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार के अधीन है और न्याय व्यवस्था को स्वतंत्र है। जैसे हर एक नागरिक को संविधान ने कुछ अधिकार दिए हैं, संविधान में यह प्रावधान है कि गरीब से गरीब के अधिकारों का यदि शासन अपहरण करता है तो कोई भी व्यक्ति उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में जाकर अपने अधिकारों की सुरक्षा के लिए न्याय मांग सकता है। एक न्याय व्यवस्था होने की वजह से ये जो बात है यह संपूर्ण भारत में न्याय व्यवस्था के चल के भारत को बांधने का प्रयास किया गया है। तीसरी बात सबसे महत्वपूर्ण यह है भारतीय प्रशासनिक सेवा। यह भारतीय प्रशासनिक सेवा एक केंद्रीकृत सेवा की गई है और भारत में चाहे राज्य हो चाहे केंद्र हो, जहां भी की पोजीशंस हैं, बड़े निर्णायक आधिकारिक स्थान है, वह स्थान केंद्रीय सेवा के अधीन रखे गए हैं। समान नागरिकत्व, समान न्याय व्यवस्था, समान प्रशासनिक सेवा, इनके चलते भारत को एक संग रखने में सहायता मिलती है। 25 नवंबर का जो भाषण है वह भाषण बहुत ही महत्वपूर्ण भाषण है। बाबा साहब ये कहते हैं कि संविधान यदि अमल में लाना है तो उसके लिए कुछ बातें जरूरी हैं। हमने एक राजनीतिक क्षेत्र में एक व्यक्ति एक मत एक मूल्य, इस सिद्धांत को हम लोगों ने स्वीकार किया है। इसका सादा सिंपल अर्थ यह है, अभी 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव की प्रक्रिया शुरू है, अगले साल लोकसभा के भी चुनाव होने वाले हैं। एक व्यक्ति एक मत का अर्थ यह है कि भारत के राष्ट्रपति को भी एक ही मत है, प्रधानमंत्री को भी एक ही मत है और उनके यहाँ काम करने वाले कर्मचारी को भी एक ही मत है और रास्ते पर जो सब्जी बेचता है, रिक्शा चलाता है, उसको भी एक मत है और सबके मत का मूल्य समान है। परंतु यदि यह जनतंत्र कायम रहना है तो हमें इसके आगे जाना पड़ेगा और एक व्यक्ति एक मूल्य, यह व्यवस्था प्रस्तापित करनी पड़ेगी। एक व्यक्ति एक मूल्य का अर्थ यह है कि सिर्फ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी से काम चलने वाला नहीं है, उसके साथ साथ सामाजिक और आर्थिक जनतंत्र भी आवश्यक है, सोशल इकोनॉमिक डेमोक्रेसी भी जरूरी है। और इसके लिए समता स्वातंत्र्य की बात बाबा साहब ने की, मगर उसके भी आगे सबसे महत्वपूर्ण बात यह है जिसको हम कहते हैं फ्रेटर्निटी, भाईचारा, बंधुता। यदि मैं भारतीय हूँ और मेरे सामने वाली व्यक्ति भारतीय हैं तो हम दोनों में जब तक बंधुता के संबंध प्रस्तापित नहीं होंगे, मेरा धर्म अलग है, मेरी भाषा अलग है, मेरा प्रदेश अलग है, मेरा रहन सहन अलग है, फिर भी मैं भारतीय हूँ इसलिए मैं आपका भाई हूँ, फिर भी मैं भारतीय हूँ इसलिए आप मेरे भाई हो। और फिर आप मेरे भाई हो यह सिर्फ बोलने की बात नहीं है, आप मेरे भाई हो इसलिए आपके विकास में मैंने योगदान देना चाहिए और मेरे विकास में आपने योगदान देना चाहिए। जब तक यह बंधुभाव, जब तक यह बंधुता, जब तक यह भाईचारा, जब तक यह फ्रेटर्निटी भारत के निवासियों में विकसित नहीं होती, तब तक धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर, संस्कृति के आधार पर, प्रदेश के आधार पर, सामाजिक आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर इस देश में
विघटनकारी तत्व अपना कार्य करते रहेंगे और जैसे जैसे इन बातों पर ध्यान हटता जाएगा वैसे वैसे ये विघटनकारी तत्व अधिक शक्तिशाली होते रहेंगे। एक बात कहकर बाबा साहब को मानने वाले, संविधान को मानने वाले संविधान को अच्छा कहते हैं तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, मगर जिनके गुरु ने संविधान को नकारा था वो क्या कहते हैं ये भी सुनना बड़ा महत्व का होता है। मुझे एक डॉक्यूमेंट पढ़ने को मिला, वो डॉक्यूमेंट है यहाँ पर महाराष्ट्र में रामभाऊ मार्गी प्रबोधिनी करके एक प्रशिक्षण संस्था है जो चलाई जाती है, और उस प्रशिक्षण संस्था में श्री लाल कृष्ण अडवाणी जी एक बार भाषण देने के लिए आमंत्रित किए गए थे और उनका भाषण था राष्ट्रीय एकात्मता और भारतीय संविधान, इस विषय पर ही। उन्होंने ये कहा था अपने भाषण में कि हम लोगों ने भारतीय संविधान के और भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के अनुग्रहित होना चाहिए कि उन्होंने यह संविधान दिया जिसके चलते आज भारत अखंड है, जिसके चलते आज भारत एकात्म है। हम सब लोगों ने अपने संविधान के प्रति, हम सब लोगों ने इस संविधान के निर्माता के प्रति आज 26 नवंबर के उपलक्ष्य में, जिसको हम संविधान दिवस कहते हैं, उसके उपलक्ष्य में इन दोनों के प्रति, संविधान के प्रति और संविधान निर्माता के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए। भारतीय के नाते, भारतीय के नाते अपनी कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए कि संविधान नहीं होता, बाबा साहब निर्मित संविधान नहीं होता तो यह देश कभी भी अखंड एकात्म नहीं रहता। संविधान ही एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो भारत को अखंड एकात्म रखा हुआ है, संविधान ने बांध कर रखा है। हम फिर से एक बार इस संविधान के प्रति और संविधान के निर्माता के प्रति 26 नवंबर 2013 के दिन इनके प्रति हम अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। धन्यवाद। अब हम संविधान के संबंध में जब बात करते हैं तो संविधान और आम आदमी, इस विषय पर हम लोग अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। साधारणतया आम आदमी एक अच्छा जीवन जीना चाहता है, एक प्रतिष्ठित जीवन जीना चाहता है, और यह प्रतिष्ठित जीवन उसको प्राप्त हो इसके लिए वो ये मानता है और ये जानता भी है कि इसकी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की है। शासन और प्रशासन यदि यह जिम्मेदारी का पालन नहीं करता और आम आदमी के कल्याण के लिए यदि व्यवस्था नहीं करता तो आम आदमी ने क्या करना चाहिए? सवाल आम आदमी से, आज आम आदमी बदहाल है, आज आम आदमी परेशान है, अनेक अनेक समस्याओं से घिरा हुआ है। उसको ऐसा लगता है कि शासन अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह उचित ढंग से नहीं कर रहा है, तो कहाँ जाना चाहिए? यदि आम आदमी अपने संविधान के प्रति, यदि आम आदमी अपने संवैधानिक अधिकारों के प्रति जागरूक होता, समझदार होता, उसको संविधान समझाया गया होता, संविधान निर्माताओं ने उसके लिए क्या किया गया है ये यदि उस तक पहुंचाया जाता तो आज आम आदमी इतना परेशान नहीं होता। आज आम आदमी शासन को, प्रशासन को, अपने प्रतिनिधियों को ये सवाल पूछता कि भाई आप क्या कर रहे हो, हमने आपको वहाँ क्यों चुनकर भेजा है? यदि आप संवैधानिक जिम्मेदारी का निर्वाह नहीं कर सकते तो आप वहाँ किस लिए हो? हम आपको नहीं चाहते। परंतु यह जागृति, यह चेतना, यह ज्ञान, यह जानकारी संविधान के लिए आम आदमी में नहीं है, इसलिए आज आम आदमी समस्याग्रस्त है। अधिकार प्राप्त होते हुए भी अधिकारों का उपयोग नहीं कर पा रहा है। इसीलिए आज इस माध्यम से, आवाज इंडिया के माध्यम से मैं आम आदमी को संबोधित करना चाहता हूं और उनको बताना चाहता हूं कि संविधान में उन्होंने, संविधान के माध्यम से उसे कौन से अधिकार प्राप्त हैं, संविधान के माध्यम से उसके लिए क्या क्या सुविधाएं प्राप्त हैं, और यदि शासन प्रशासन इसके बारे में अपने दायित्व का निर्वाह नहीं कर सकता है तो उसके लिए क्या उपाय हैं, क्या उपाय योजना आम आदमी
कर सकता है। सर्वप्रथम तो ये जान लीजिए, आम आदमी, भारत के आम आदमी ने यह जान लेना चाहिए कि आप भारत के लोग हो। संविधान की प्रास्ताविका यह कहती है कि हम भारत के लोग, यहाँ ये लोग ये शब्द अत्यंत महत्व का है। समझ लीजिए कि 1947, 15 अगस्त 1947 के पहले भारत अंग्रेजों का गुलाम था। उस समय हम प्रजा थे। प्रजा का मतलब ऐसे लोग जिन पर विदेशी शक्ति राज्य करती हैं। प्रजा का मतलब ये होता है कि जिन पर विदेशी शक्ति राज्य करती है। तो हम प्रजा थे। 15 अगस्त को स्वतंत्र हुए, परंतु 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। तो 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 तक भी हम प्रजा थे, परंतु अंग्रेजों की नहीं, विदेशी शासन की नहीं, देशी शासन की हम प्रजा थे। प्रजा के हमारे स्थान से हमें मुक्तता नहीं मिली थी। यह मुक्तता हमें किसने दी? देश स्वतंत्र हुआ था, परंतु लोग स्वतंत्र नहीं थे, लोग प्रजा ही थे। यह स्वतंत्रता हमें किसने दी? यह स्वतंत्रता हमें भारतीय संविधान ने दी, जो 26 नवंबर 1949 को स्वीकृत किया गया और 26 जनवरी 1950 को अमल में लाया गया। इसलिए हम 26 जनवरी को प्रजासत्ताक दिन मानते। प्रजा की सत्ता, लोगों की सत्ता, रिपब्लिक, रिपब्लिक डे, रिपब्लिक मतलब लोग राजा हो गए। तो हम लोग राजा हैं। किसने हमें राजा बनाया? हम लोग अपने ऊपर राज करते हैं। किसने हमें यह अधिकार प्रदान किया? किसने हमें यह स्थान प्रदान किया? हमारे संविधान ने हमें यह स्थान प्रदान किया। इसलिए संविधान का शुभारंभ हम भारत के लोग, इससे होता है। और संविधान यह मानता है, संविधान यह मानता है कि आप भारत के लोग हो। इसका अर्थ यह है कि आप शक्ति के स्रोत हो, आप शक्ति देते हो। क्यों? किसको शक्ति देते हो? अपने प्रतिनिधियों को शक्ति देते हो। क्यों? किस माध्यम से? क्योंकि हमने भारत में जनतांत्रिक प्रणाली स्वीकार की है, डेमोक्रेटिक प्रणाली, और वो भी सांसदीय प्रणाली स्वीकृत की है। और इसको कहते हैं प्रातिनिधिक डेमोक्रेसी, प्रातिनिधिक जनतंत्र, डेमोक्रेसी विथ रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। इसीलिए हम ग्राम पंचायत में अपने प्रतिनिधि चुनते हैं। ग्राम पंचायत सरकार है, ध्यान में रखिए। हम पंचायत समिति में अपने प्रतिनिधि चुनते हैं, ये भी सरकार है। हम जिला परिषद में अपने प्रतिनिधि चुनते हैं, हम विधानसभा में अपने प्रतिनिधि चुनते हैं, और हम लोकसभा में भी अपने प्रतिनिधि चुनते हैं। सरकार का सादा अर्थ यह है कि जिसको कर लगाने का अधिकार होता है, टैक्स लगाने का अधिकार होता है, वह सारी इकाइयां सरकार होती हैं। टैक्स लगाना, टैक्स वसूल करना और वह टैक्स लोगों की भलाई के लिए खर्च करना, यह जिसका दायित्व होता है वह सरकार माने जाती हैं। तो ये सारे सरकार है और ये चुने हुए लोग हैं। कौन चुनता है? लोग चुनता है। तो लोग चुने हुए प्रतिनिधियों को अपने अधिकार देता है। तो स्रोत कौन है अधिकारों का? स्रोत लोग है अधिकारों का। ध्यान में रखिए, लोकसभा में बैठा हुआ मंत्री हो, लोकसभा में बैठा हुआ आपका सांसद हो, विधानसभा में बैठा हुआ आपका विधायक हो, इन सब लोगों को हमने अधिकार दिए हैं, इसलिए वो वहां पर है। यदि ये संविधान के अनुसार हमारे कल्याण के लिए यदि कार्य नहीं करते तो हम इनको अपने पद से हटा भी सकते हैं। आगामी चुनाव शुरू है विधानसभा के, लोग आपके दरवाजे पर आ रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं आपको कि हमें वोट दीजिए। अगले साल लोकसभा का चुनाव होगा, लोग हाथ जोड़ेंगे कि हमें वोट दीजिए। ये आपका विवेक है कि आपने किसको वोट देना चाहिए। यदि हम लोग अनुभव से नहीं सीखते, यदि हम लोग अपना सही प्रतिनिधि नहीं चुनते, चुनने का अधिकार किसने दिया है? संविधान ने दिया है। हमारा प्रतिनिधि बनाने का अधिकार किसने दिया है? संविधान ने दिया है। प्रतिनिधि को निकालने का अधिकार किसने दिया है? संविधान ने दिया है। यदि हम अपने अधिकार का सही उपयोग नहीं करते तो दोषी हम हैं। हम अपनी ताकत को नहीं पहचान रहे हैं,
हम अपनी शक्ति को नहीं पहचान रहे हैं। हम शक्ति के स्रोत हैं, हम प्रतिनिधि को अधिकार देते हैं, वो हमारे राजा नहीं है, हमने उसको बनाया है, हम उसको उस स्थान से हटा भी सकते हैं। तो ये हमारी ताकत है, यह आम आदमी ने इस ताकत को महसूस करना चाहिए। जब संविधान बना, तो संविधान जब बना तो प्राय ये कहा जाता है कि संविधान किसी भी देश का मूल कानून होता है। मूल कानून होता है। मूल कानून का अर्थ यह है कि हमारे भौतिक जीवन के लिए, मैं फिर दोहराता हूँ, भौतिक जीवन के लिए, धार्मिक जीवन के लिए शासन कानून नहीं बनाता। तुमने किस भगवान की किस प्रकार से पूजा करनी चाहिए, यह राज्य के कानून का विषय नहीं है, ये तुम्हारा अपना विषय है, तुम्हारे धर्म का विषय, देखते रहिए। भौतिक जीवन के लिए जो कानून बनाए जाते हैं, वह सारे कानून जहां से उपजते हैं उसको संविधान कहा जाता है, और इसलिए संविधान को मूल कानून बनाया जाता है। ये सारे संविधान, हमारा भी संविधान मूल कानून है, परंतु हमारा संविधान उससे परे है, हमारा संविधान उसके बाद भी है। हमारा संविधान की प्रास्ताविकता, क्योंकि संविधान के निर्माण की प्रक्रिया में जब प्रक्रिया शुरू थी तो संविधान के निर्माताओं के सामने, विशेषतः डॉक्टर अंबेडकर जिस तबके का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, जहां से वो आए थे, उनके सामने ये चुनौती थी कि मैं जिस वर्ग से आया हूं, भारत के आम आदमी का प्रतिनिधित्व मैं यहाँ कर रहा हूं, तो यह संविधान ऐसा बने कि जो सिर्फ कानून और व्यवस्था की चिंता ना करे, यह संविधान आम आदमी के कल्याण की भी चिंता करे। इसलिए जब संविधान का निर्माण चल रहा था तो राज्य कैसे हो, तो यह कहा गया कि राज्य कल्याणकारी राज्य हो, वेलफेयर स्टेट हो। किसका कल्याण? अमीरों का कल्याण। किसका कल्याण? जिन्होंने परंपरा से सत्ता भोगी है उनका कल्याण नहीं, आम आदमी का कल्याण। इसलिए वेलफेयर स्टेट, कल्याणकारी राज्य की कल्पना की गई थी, और यह घोष वाक्य था मैक्सिमम गुड ऑफ मैक्सिमम नंबर। इसका अर्थ यह होता था कि अधिकतम लोगों का अधिकतम कल्याण। राज्य कैसे हो? बहुजन हिताय बहुजन सुखाय हो। राज्य कैसे हो? बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। और इसको बेसिक मानकर, इसको प्रिंसिपल मानकर हमारे संविधान का निर्माण हुआ है। सिर्फ कानून और व्यवस्था के लिए संविधान नहीं है। कानून और व्यवस्था की बात मैं यहाँ करना भी नहीं चाहूंगा, कानून और व्यवस्था के लिए अलग से बात की जा सकती है, मगर मैं आज आप लोगों से जो बात करना चाह रहा हूं वह बात यह करना चाह रहा हूं कि संविधान का मूलाधार क्या है? वेलफेयर स्टेट। संविधान का मूलाधार क्या है? अधिकतम लोगों का अधिकतम कल्याण। संविधान का मूलाधार क्या है? तो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। संविधान कैसा है? बहुजन हिताय बहुजन सुखाय है। और इसमें फिर क्या दिया है? भारत कैसे हो? कैसे हो भारत? भारत ऐसे हो जहां पर सामाजिक, आर्थिक, राजकीय न्याय सबको प्राप्त हो। कैसा हो भारत? सामाजिक, आर्थिक और राजकीय न्याय सबको प्राप्त हो। इसके विस्तार में मैं नहीं जाऊंगा। वहां पर विचार, अभिव्यक्ति, श्रद्धा, उपासना का स्वातंत्र्य सबको प्राप्त हो। क्यों? विचार क्यों? क्योंकि मनुष्य को बुद्धि है। बुद्धि का अर्थ ये होता है कि मनुष्य विचार कर सकता है, और जनतंत्र में विचारों के आदान प्रदान की प्रक्रिया शुरू रहे तो ही जनतंत्र मजबूत होता है। तो विचार, उसकी अभिव्यक्ति, श्रद्धा तुम्हारा अपना विषय है, परंतु महत्व का यह है कि संविधान यह कहता है कि व्यक्ति की प्रतिष्ठा और राष्ट्र की एकात्मता, और उसके लिए जरूरी है कि एक सोशल इक्वालिटी ऑफ सोशल स्टेटस या अपॉर्चुनिटी, सामाजिक दर्जा और अवसर की समानता। दर्जा किस लिए? क्योंकि संविधान सबको समाज मानता है, और अवसर की समानता किस लिए? कि एक अच्छा जीवन उसको प्राप्त हो, इसलिए। और इस प्रकार का समाज भारत को निर्माण करना है, क्योंकि जब संविधान निर्माण हो रहा था तब ऐसा समाज नहीं था। तब वहां पर सामाजिक न्याय नहीं था, आर्थिक न्याय नहीं था, राजकीय न्याय नहीं था। तब वहां पर व्यक्ति को समान प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं थी।
तब व्यक्ति को समान अवसर प्राप्त नहीं था, व्यक्ति को प्रतिष्ठित जीवन की कोई गारंटी नहीं थी, किसी को हमी नहीं दी गई थी, और राष्ट्र तो था ही नहीं, राष्ट्र तो संविधान के चलते निर्माण हुआ। तो ऐसा भारत निर्माण करना है, इसलिए हमने संविधान को स्वीकार किया है। तो जान लीजिए कि दुनिया में यह संकल्पना है कि संविधान यह मूल कानून है जो व्यवस्था की, कानून और व्यवस्था की बात करता है, परंतु हमारा संविधान भारत के निर्माण का दस्तावेज है। और संविधान यह कहता है कि यह भारत किसी अवतारी पुरुष को निर्माण नहीं करना है, यह भारत किसी नेता को निर्माण नहीं करना है, यह भारत लोगों को निर्माण करना है। इसलिए लोग संकल्प करते हैं कि आज 26 नवंबर 1949 को हम संकल्प करते हैं, यह संविधान अधिग्रहित करते हैं और अपने आप को समर्पित करते हैं। किसका संकल्प है? लोगों का संकल्प है। किसने स्वीकृत किया? लोगों ने स्वीकृत किया। किसने अधिग्रहित किया? लोगों ने अधिग्रहित किया। तो किसका संकल्प है ये? लोगों का। लोग मतलब 1949 की पीढ़ी नहीं। जब तक उस प्रकार का भारत निर्माण नहीं होता तब तक सारे ही पीढ़ियों का यह दायित्व है, तब तक सारे ही पीढ़ियों का यह दायित्व है कि इस प्रकार का भारत निर्माण हो। इसके लिए फिर संविधान में अलग अलग प्रावधान दिए गए हैं जो आम आदमी के कल्याण के प्रावधान माने जाते हैं। इसके चलते संविधान के जो अलग अलग भाग है, एक भाग को यह कहा जाता है कि मौलिक अधिकारों का भाग। इस मौलिक अधिकारों के भाग में यह कहा गया है कि सबको शिक्षा के समान अवसर मिले, सबको रोजगार के समान अवसर मिले, सबको आगे बढ़ने के समान अवसर मिले, सबको विकास के समान अवसर मिले। मगर यह समान अवसर देते समय ही यह प्रावधान किया गया है, क्योंकि समाज तो समान नहीं है, समाज तो विषम है। समाज में सामाजिक विषमता है, समाज में आर्थिक विषमता है, समाज में राजकीय विषमता भी है। कुछ लोगों के हाथ में ही राजकीय अधिकार सीमित हो गए हैं और इस विषमता के चलते समाज में असमान वर्ग हैं। कुछ लोग सुविधा भोगी है, प्रिविलेज क्लास कहा जाता है, कुछ लोग असुविधा भोगी है, अंडर प्रिविलेज क्लास कहे जाते हैं। और ऐसी स्थिति में समानता का अर्थ होता है दोनों को एक स्तर का मानना। संविधान इस मान्यता को नहीं मानता। इसलिए संविधान ने जो आज वर्तमान में नीचे हैं, दबे हैं, पीड़ित हैं, व्यवस्था से शोषित हैं, व्यवस्था के दास है, उनको सर्वप्रथम समान स्तर पर लाने के प्रावधान किए हैं और इसलिए उनके लिए आरक्षण और संरक्षण की व्यवस्था की है। संविधान समानता में विश्वास करता है, परंतु साथ ही समानता के लिए समान दर्जा चाहिए। तो समान दर्जा जब तक प्रस्तापित नहीं होता तब तक जो पिछड़े हुए हैं, जो दमित हैं, जो शोषित हैं, जो पीड़ित हैं, उनको समान स्तर पर लाने के लिए आरक्षण और संरक्षण भी प्रदान किए गए हैं। जो सुविधाभोगी लोग हैं, हजारों वर्षों से जिन्होंने इस व्यवस्था के लाभ लिए हैं, जो व्यवस्था के प्रभुत्वशाली वर्ग बनकर बैठे हैं, उनको कभी कभी यह विरोधाभास लोगों के सामने रखते हैं कि भाई संविधान समानता कहता है और आरक्षण देता है, आरक्षण तो समानता का प्रतीक नहीं है। उनसे ये कहता हूं मैं कि इस प्रकार के आरक्षण को एक बड़ा ही अच्छा शब्द प्रयोग किया गया है जिसको डिस्क्रिमिनेटिंग इक्वालिटी कहा गया है। डिस्क्रिमिनेटिंग इक्वालिटी का अर्थ ये होता है कि असमान समाज व्यवस्था में संविधान के माध्यम से समानता प्रस्तापित करनी हो तो जो असमान व्यवस्था में दमित है, पिछड़े हुए, शोषित है, उनके लिए आरक्षण और संरक्षण जरूरी है। और हर देश में इस प्रकार की व्यवस्था है। भारत अपवाद नहीं है और भारत का संविधान भी अपवाद नहीं है। बाकी के देश इसको अफर्मेटिव एक्शन कहते हैं, हम इसको आरक्षण और संरक्षण कहते हैं। इस संबंध में आर्टिकल 21 अनुच्छेद 21 बड़ा ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है जो
राइट टू लिव का अधिकार देता है। सुप्रीम कोर्ट के सामने, सर्वोच्च न्यायालय के सामने एक केस आया था। उस केस में यह कहा गया था कि भाई यदि प्रास्ताविका में प्रतिष्ठित जीवन की गारंटी दी है तो संविधान में इसका हम कैसे उपयोग कर सकते हैं। तो 21वें अनुच्छेद का विश्लेषण करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ये कहता है कि भाई जीवन के अधिकार में, जीवंत रहने के अधिकार में प्रतिष्ठा से जीने का अधिकार निहित है। प्रतिष्ठा से जीने का अधिकार निहित है, इसका अर्थ ये होता है कि प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिष्ठित जीवन के लिए 3 बातों की जरूरत है। 1 तो आजीविका चाहिए, 2 शिक्षा चाहिए और 3 स्वास्थ्य सेवा चाहिए। जिस व्यक्ति को जीवन में ये 3 बातें उपलब्ध हैं वह व्यक्ति प्रतिष्ठा से जीवन जी सकता है और यह अधिकार फंडामेंटल राइट है और यह दायित्व है प्रोवाइड करने का, शासन प्रशासन का दायित्व है। तो संविधान ने हमें ये बातें दी हैं। एक बहस चल रही थी कि भाई डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्यों रखे गए, मार्गदर्शक तत्व क्यों रखे गए, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी की सोशो इकोनॉमिक पॉलिटिकल फिलॉसफी जो जानते हैं या जिनको इसकी जानकारी है वह जानते हैं कि बाबा साहब हमेशा आम आदमी के भले की बात करते हैं। इकोनॉमिक फिलॉसफी में वो स्टेट सोशलिज्म की बात करते हैं, सोशल फिलॉसफी में वो इक्वलिटी की बात करते हैं, पॉलिटिकल फिलॉसफी में वो वन मैन वन वोट की बात करते हैं, वन मैन वन वैल्यू की बात करते हैं, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन की बात करते हैं। देखिए, मैं यहाँ पर थोड़ा सा डेमोक्रेसी के संबंध में कहना चाहता हूँ। दुनिया को बाबा साहब अब्राहम लिंकन की डेमोक्रेसी की व्याख्या परिचित है। वो डेमोक्रेसी की व्याख्या सिंपल ऐसी की जाती है, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल। लोगों का लोगों के लिए, लोगों द्वारा संचालित राज्य व्यवस्था मतलब डेमोक्रेसी, जनतंत्र। बाबा साहब ने डेमोक्रेसी की व्याख्या अलग ढंग से कही है। वो ये कहते हैं कि मैं जनतंत्र को अपने ढंग से, अधिकृति प्रवण ढंग से डिफाइन करना चाहता हूँ, व्याख्यायित करना चाहता हूँ। मेरे लिए जनतंत्र यह ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें संवैधानिक माध्यम से सामाजिक आर्थिक व्यवस्था में क्रांतिकारी परिवर्तन लाए जा सकते हैं। मतलब बाबा साहब परिवर्तन की बात करते हैं, समाज व्यवस्था में परिवर्तन की बात करते हैं, अर्थव्यवस्था में परिवर्तन की बात करते हैं। परंतु यह बात उन्होंने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के माध्यम से रखी, मार्गदर्शक तत्वों के माध्यम से रखी। वहाँ पर बाबा साहब रोजगार की बात करते हैं, वहाँ पर बाबा साहब आजीविका की बात करते हैं, वहाँ पर बाबा साहब नैसर्गिक साधन संपत्ति के अधिकारों की बात करते हैं, वहाँ पर बाबा साहब शिक्षा की बात करते हैं। कहने का अर्थ यह है कि आम आदमी को एक अच्छा जीवन चाहिए, उसके लिए आजीविका चाहिए, उसके लिए शिक्षा चाहिए, उसके लिए स्वास्थ्य की सुविधा चाहिए और उसके लिए प्राकृतिक संसाधनों पर आम आदमी का स्वामित्व चाहिए या शासन प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग इस ढंग से करे कि आम आदमी के हित को किसी भी प्रकार से बाधा उपस्थित नहीं होनी चाहिए। इस ढंग से आम आदमी के कल्याण की शासन ने रक्षा करनी चाहिए। तो इस प्रकार से संविधान का आधार जो है वो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय है। संविधान में आम आदमी के लिए फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, संविधान में आम आदमी के लिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स दिए गए हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बारे में बाबा साहब से संविधान सभा डिबेट्स में के समय ये पूछा गया था कि भाई ये क्यों रख रहे हैं आप, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स यदि नहीं देती सरकार या सरकार उस पर आक्रमण करती है तो आदमी उस कोर्ट में जा सकता है, कोर्ट से न्याय मांग सकता है, मगर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के लिए तो कोर्ट में नहीं जा सकता ना, आपने क्यों रखा है। बाबा साहब ने कहा कि मैं भारत के लोगों पर विश्वास करता हूं, मेरा भारत के लोगों पर विश्वास है, क्योंकि भारत के लोग यह शक्ति का स्रोत है। कोर्ट में नहीं जाने की जरूरत है। हर 5 साल बाद जनता के प्रतिनिधि को जनता के कोर्ट में जाना पड़ेगा और जनता उनसे ये पूछेगी कि भाई ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल संविधान में मार्गदर्शक तत्व है राज्य के,
तुमने इसके संबंध में क्या किया? यदि तुम कुछ भी नहीं करते तो हम आपको क्यों चुने? पार्टी पॉलिटिक्स छोड़ दीजिए। पार्टी पॉलिटिक्स या पार्टी के तत्व, पार्टी की फिलॉसफी आम आदमी जानता है नहीं जानता है मुझे मालूम नहीं, मगर वो जानता है कि ये मेरा प्रतिनिधि मेरे सामने खड़ा है। यदि ये मेरे कल्याण की बात नहीं करता है तो कौन सी पार्टी को बिलोंग करता है, मुझे क्या करना है? तो यह प्रतिनिधि जब आम आदमी के सामने खड़ा होगा तो आम आदमी ये पूछेगा कि भाई आपने तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बारे में कुछ भी नहीं किया, आपने तो संविधान लागू करने के बारे में कुछ भी नहीं किया, तो मैं आपको वोट क्यों दूं? तो उसको, वो चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का हो, उसको डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स पर अमल करना पड़ेगा। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का अतिक्रमण नहीं कर सकती। यदि करती है तो एक तो उसको कोर्ट में जवाब देना पड़ेगा या लोगों के कोर्ट में जवाब देना पड़ेगा। हमारे लिए खेद की बात यह है कि इस 60 साल में 6 दशकों में हम लोगों ने, जो पढ़े लिखे हैं, जो सुशिक्षित हैं, जो खुद को इंटेलेक्चुअल कहते हैं और जो लोगों के कल्याण की बात करते हैं, उनको हमने संविधान नहीं समझाया, उनको हमने संवैधानिक अधिकारों को उन तक नहीं पहुंचाया। और उसके लिए जो उपाय हैं, 2 उपाय हैं। फंडामेंटल राइट्स यदि नहीं मिलते तो कोर्ट में जा सकते हैं, और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स नहीं इंप्लीमेंट होते तो चुनाव के माध्यम से अपने प्रतिनिधि, अपने सरकार को बदल सकते हैं। यदि लोग यह अधिकार अमल में नहीं लाते, जो सबसे महत्व का अधिकार है, तो दोष हम किसको देंगे? अंतिमतः दोष यह लोगों पर आता है। एक बात और मैं कहना चाहूँगा, ऐसी मान्यता है कि 1991-92 में प्रशासन ने एक अलग अर्थनीति का स्वीकार किया है, जिसको कहा जाता है लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन। मुक्त अर्थव्यवस्था, हम संक्षेप में कहेंगे उसको मुक्त अर्थव्यवस्था स्वीकार किया गया है। मुक्त अर्थव्यवस्था के चलते संविधान ने शासन पर जो 3 जिम्मेदारियां रखी थी, उन 3 जिम्मेदारियों से शासन मुक्त हो रहा है। पहली जिम्मेदारी ये थी कि हर एक व्यक्ति को सम्मानजनक आजीविका प्राप्त हो। फंडामेंटल राइट्स का 21वीं धारा अनुच्छेद यह कहता है, और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स भी ये कहते हैं कि हर एक व्यक्ति को आजीविका प्राप्त हो, और यह शासन की जिम्मेदारी है। परंतु 1991 के बाद मुक्त अर्थव्यवस्था का स्वीकार करने के बाद बार बार शासन यह कहता है, हर एक बजट स्पीच देखिए आप, पहले तो कभी इतना रोजगार निर्माण करेंगे, इस प्रकार की बात होती थी। अभी रिसेंट 2013 के फरवरी में 28 फरवरी को जो अर्थ संकल्प प्रस्तुत किया गया, श्री चिदम्बरम जी ने जो अर्थ संकल्प प्रस्तुत किया, उसमें आप रोजगार की बात नहीं देखेंगे। उसमें चिदम्बरम ये कहते हैं, अर्थात शासन ये कहता है कि अभी आजीविका देना यह शासन की जिम्मेदारी नहीं है, यह मार्केट की जिम्मेदारी है, यह अर्थव्यवस्था की जिम्मेदारी है। हम इसके लिए जिम्मेदार नहीं हैं। दुनिया में कोई भी मार्केट रोजगार निर्मित का काम नहीं करता, मार्केट लाभ के लिए काम करता है। यदि रोजगार निर्माण करना लाभदायक है तो रोजगार निर्माण होंगे, उनके लिए रोजगार निर्माण करना लाभदायक नहीं है तो रोजगार निर्माण नहीं होंगे। शासन अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो रहा है। दूसरी शिक्षा का क्षेत्र है, जो आम आदमी के लिए, विशेष तौर पर बाबा साहब को मानने वालों के लिए, शिक्षा बाबा साहब की फिलॉसफी का एक महत्व का अंग रहा है। बाबा साहब को मानने वाला हर आदमी ये कहता है कि सीखो, पढ़ो, शिक्षित बनो। किस लिए? क्योंकि शिक्षण ही जीवन को मुक्त करने का मार्ग प्रशस्त करता है। आज शिक्षा आम आदमी की आर्थिक पहुंच से बाहर चले गई है। शिक्षा का बड़ी तीव्र गति से निजीकरण हो रहा है, प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। खेद की बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट की भी यह राय है कि शिक्षा का निजीकरण होना चाहिए, शिक्षा का प्राइवेटाइजेशन होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट कहता है कि एजुकेशन इज फॉर प्राइवेट गुड एंड दोज हु वांट दे मस्ट पे।
शिक्षा यह निजी लाभ के लिए होती है, इसलिए जिसको चाहिए उन्होंने उसका भुगतान करना चाहिए। यदि यह नीति शासन की है तो आम आदमी शिक्षा से दूर जा रहा है। आम आदमी अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे पाता है, और क्योंकि शासन ये मानता है कि यह उनकी जिम्मेदारी नहीं है। तीसरा स्वास्थ्य है। भारत एक ऐसा देश है जिस देश में 30% लोग, शासन के स्टैटिस्टिक्स के अनुसार 30% लोग गरीबी रेखा के नीचे होने के बाद भी भारत में प्रति व्यक्ति निजी स्वास्थ्य सेवाओं पर वह सबसे ज़्यादा है। तो इसलिए शासन आजीविका के क्षेत्र से मुक्त हो गया है, शासन शिक्षा के क्षेत्र से मुक्त हो गया है, शासन स्वास्थ्य के क्षेत्र से मुक्त हो रहा है, और आम आदमी के कल्याण की दृष्टि से, आम आदमी के प्रतिष्ठित जीवन की दृष्टि से यह तीनों बातें आवश्यक है। इसका अर्थ शासन संवैधानिक जिम्मेदारी से मुक्त हो गया है। किसने मुक्त होने दिया? हम लोगों ने शासन को इन जिम्मेदारियों से मुक्त होने दिया। ये जिम्मेदारियां शासन पर किसने सौंपी? ये जिम्मेदारियां शासन पर संविधान ने दी है। संविधान ने दिया, संविधान के अधिकार है। शासन प्रशासन के लोग संविधान की शपथ लेकर शासन करते हैं, प्रशासन करते हैं, फिर भी संविधान का पालन नहीं करते। ऐसी स्थिति में यदि आम आदमी अपने अधिकार के प्रति जागरूक होकर शासन में, प्रशासन में आवश्यक परिवर्तन नहीं करता तो संविधान के अधिकार सिर्फ किताबों में बने रहेंगे, लोगों तक नहीं पहुंचेंगे। जो लोग यह चाहते हैं, हमें ये इसका चिंता नहीं है कि अर्थव्यवस्था मुक्त है या बंदिस्त है या मिक्स्ड है, कुछ लेना देना नहीं है। आप कोई भी अर्थव्यवस्था दुनिया में जहाँ भी मुक्त अर्थव्यवस्था है, वहाँ पर भी वहाँ के शासन प्रशासन में सोशल सिक्योरिटी की व्यवस्था हर एक नागरिक के लिए की है, क्योंकि वह उनकी जिम्मेदारी है। वो अपने आप को सिविलाइज्ड सोसाइटी मानते हैं, सुसंस्कृत समाज मानते हैं, सुसंस्कृत शासन मानते हैं। और जो भी सुसंस्कृत समाज है, जो भी सिविलाइज्ड सोसाइटी हैं, वह अपने लोगों के प्रति आजीविका, शिक्षा और स्वास्थ्य ये अपनी जिम्मेदारी मानते हैं। यदि भारत अपने आप को सिविलाइज शासन मानता है, अभी कल परसों एक स्टैटिस्टिक्स आया है जहां ये कहा गया है कि 50%, दुनिया के 50% कुपोषित बच्चे भारत में हैं। हर 5 में से 3 बच्चे कुपोषित हैं। एक तरफ अनाज के भंडार लगे हुए हैं और भारत में कुपोषित है। ये क्या व्यवस्था है भाई? और ये व्यवस्था हम लोग बर्दाश्त कर रहे हैं, यह व्यवस्था हम लोग बर्दाश्त कर रहे हैं। संविधान के होते हुए, हमारा अधिकार होते हुए, अधिकार के उपाय होते हुए यह लोग हम लोग बर्दाश्त कर रहे हैं। तो ये लोग बर्दाश्त कर रहे हैं। हमारा दायित्व है, शासन का दायित्व है कि यह अधिकार लोगों को पहुंचे जो संविधान ने दिए हैं। संविधान की प्रास्ताविका में अधिकार है, संविधान के फंडामेंटल राइट्स में अधिकार है, संविधान के डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में अधिकार है। अधिकार फंडामेंटल राइट्स में नहीं दिए जाते हैं तो हम कोर्ट में जा सकते हैं। अधिकार यदि शासन द्वारा नहीं दिए जाते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के, तो हम इलेक्शन के माध्यम से शासन में परिवर्तन कर हमको जो व्यवस्था चाहिए वो व्यवस्था लाकर हम व्यवस्था में परिवर्तन कर सकते हैं, और संविधान के माध्यम से व्यवस्था परिवर्तन किया जा सकता है। और क्या चाहिए संविधान से? आपको संविधान आपको अधिकार दे रहा है, संविधान आपको व्यवस्था परिवर्तन का अधिकार दे रहा है, संविधान आपको अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार दे रहा है। इतना सारा देने के बाद भी 60 साल में दुखद स्थिति यह है कि आप अपने अधिकारों से वंचित हो। तो इसका मतलब यह है कि हम न तो संविधान के प्रति जागरूक हैं, न तो हम अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हैं, न हम अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहते हैं, न हम अपने अधिकार सुरक्षित रखना चाहते हैं। और ऐसा ही चलते रहा तो बाबा साहब ने कहा है कि संविधान में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं करते हुए भी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में परिवर्तन कर संविधान को विकृत किया जा सकता है। आज प्रशासन व्यवस्था में परिवर्तन कर संविधान को विकृत करने के प्रयास किए जा रहे हैं। एक तरफ तो कहा गया है कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज,
मगर ग्लोबलाइजेशन के चलते इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दी जा रही है। एक तरफ तो कहा है कि प्रतिष्ठित जीवन, मगर संविधान के चलते मार्केट इकोनॉमी में आजीविका की हमी को निकाल दिया गया है। तो इसको हम कहते हैं संविधान का विकृतीकरण। क्या बाबा साहब को मानने वाले, क्या संविधान को मानने वाले, क्या आम आदमी यह चाहता है कि संविधान का ऐसे ही विकृतीकरण हो? क्या आम आदमी यह चाहता है कि उसके अधिकारों का ऐसे ही हनन होता रहे? क्या आम आदमी यह चाहता है कि बहुजन हिताय का तत्व जो संविधान का आधार है वो वास्तव में न आए? यदि चाहता है तो कोई बात नहीं है, सोता रहे। यदि नहीं चाहता तो संविधान जानिए, नहीं चाहता तो संविधान पढ़िए। संविधान के माध्यम से व्यवस्था परिवर्तन में अपना योगदान दीजिए। अधिकार दिए गए हैं, यदि उसको सुरक्षित रखने की, उसको अमल में लाने की यदि हमारी तैयारी नहीं है, हम उसके लिए कृत संकल्प नहीं है, तो उन अधिकारों का उपयोग करने का हमें भी कोई अधिकार नहीं है। शासन में बैठे हुए लोग करेंगे, इस आशा से यदि हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें तो वहाँ उन्होंने अपने जो निहित स्वार्थ प्रस्थापित किए हैं उसको सुरक्षित रखने के लिए शासन प्रशासन यह कुछ भी नहीं करेगा। लोग परिवर्तन ला सकते हैं, लोग सत्ता बदल सकते हैं, और सत्ता बदलने का माध्यम, परिवर्तन का माध्यम संविधान है। जो संविधान ने दिया है उसको स्वीकार कीजिए, उसको समझिए और उसके अनुसार अपने जीवन में इस व्यवस्था में परिवर्तन लाने का प्रयास कीजिए। बाबा साहब संविधान निर्माण करते समय यही चाहते थे कि मैं यह संविधान आम आदमी के लिए दे रहा हूँ, आम आदमी ने इसको स्वीकार किया है, आम आदमी इसका निर्माता है, आम आदमी ही इसका संरक्षक है, आम आदमी ही संरक्षक है। जब तक आम आदमी इसका संरक्षण नहीं होगा संविधान लागू भी नहीं हो सकता था। तो आम आदमी इसका संरक्षण, आम आदमी ने यह जिम्मेदारी समझनी चाहिए, क्योंकि प्रजातांत्रिक व्यवस्था में आम आदमी स्वयं के भाग्य का निर्माता है, आम आदमी स्वयं के भवितव्य का निर्माता है। आम आदमी अपना भवितव्य खुद निर्माण कर सकता है, यह क्षमता है। इस माध्यम से मैं आम आदमी को उसकी क्षमता का एहसास करवाना चाहता हूँ, आम आदमी को उसके अधिकारों का एहसास करवाना चाहता हूँ, आम आदमी को उठकर खड़ा होने के लिए प्रेरित प्रवृत्त करना चाहता हूँ, अपने अधिकारों के लिए, आने वाली पीढ़ियों के अधिकार के लिए। आज के दिन 26 नवंबर को जो संविधान दिन है, फिर से एक बार मैं ये चाहता हूँ कि हम संविधान के प्रति, संविधान के निर्माता के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापन करें, कृतज्ञता ज्ञापित करें, संविधान को स्वीकारें और संविधान अमल में लाने के लिए अपने योगदान देने का संकल्प करें। और यही हमारे लिए संकल्प दिवस हो सकता है। धन्यवाद।